श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सभापति जी, मैं अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले देश के सभी सशस्त्र सैनिकों को, विशेषकर वो सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, बाहरी रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति लगा दी, प्राणों की आहुति लगा दी और देश के लिए शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूं अपनी ओर से और अपनी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से। सभापति जी, हमने बचपन से ही श्रद्धेय नेताजी का सानिध्य पाया और ये मेरा सौभाग्य है कि जब तक हम होश संभाले तब तक श्रद्धेय नेताजी देश के रक्षा मंत्री बन गए थे। हमारे परिवार में भी बहुत सारे सैनिक रहे। हमारे बड़े ताऊ जो श्रद्धेय नेताजी से बड़े थे वो खुद सेना में थे। सेना के लोगों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों का दर्द, एहसास, परेशानियां, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं सभापति जी, हम लोग जो देहातों से आए हुए हैं, किसानों के परिवारों से आए हुए, उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। सभापति जी, अभी 2 दिन पहले नक्सलवाद पर चर्चा चल रही थी इसी सदन में। देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे कि देश के अंदर नक्सलवाद खत्म किया है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उस दिन भी थोड़ा सवाल किया था और बेहतर होता कि आज माननीय गृह मंत्री जी स्वयं होते। मैंने उस दिन भी कहा था, अरे गृह राज्य मंत्री जी हैं, स्वीकार हैं, लेकिन पूरा देश जानता है गृह मंत्री जी के फैसले से ही देश चल रहा है। यह बात पूरा देश जानता है, उसको हम नहीं दोहराना चाहते को। सभापति जी, जहां हम लोग इस बात के लिए फक्र महसूस कर रहे हैं, पूरा देश फक्र महसूस कर रहा है कि नक्सलवाद खत्म हुआ या खत्म होने की कगार पे है, तो बेहतर होता कि केंद्र की सरकार कुछ ऐसा कानून लाती इस सदन में कि जिनकी दम पर, जिनकी कुर्बानियों से, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदानों से जो हमें नक्सलवाद खत्म करने का मौका मिला है, आज हम लोग कम से कम उनके लिए कुछ सुविधाएं बढ़ा रहे होते, उनके लिए कुछ सेवाओं में रियायत दे रहे होते, उनकी कहीं हम पे से लेके और तमाम चीजों को बढ़ा रहे होते, तो शायद अब पूरा सदन फक्र के साथ उस बिल को पास कर रहा होता। लेकिन सभापति जी, ये जो बिल लाया गया है, ये बिल जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और ये बात सरकार के लोगों, माननीय मंत्री जी, मुझे लगता नहीं है कि आपने जिनके नाम से ये बिल ला रहे हो, प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि आपने कोई केंद्रीय आर्म पुलिस बल के अधिकारियों के डेलीगेशन से आप मिले हो। हम में से अधिकांश सांसद ऐसे हैं जिनके दरवाजों पर आके हमारे अधिकारी लोग अपना दर्द बता के गए। काश आपने इस बिल को, विधेयक को ड्राफ्ट करने से पहले उनके दर्द को सुना होता। सभापति जी, अभी हमारे मीना जी कह रहे थे, हम लंबा नहीं दोहराएंगे उसको, आखिर क्या कारण है कि हमारे केंद्रीय पुलिस फोर्स के लोगों को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जीतते हुए फिर सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार को चैन नहीं पड़ा, उसके बाद रिव्यू पिटीशन में चले गए, रिव्यू पिटीशन भी हार गए, तो विधेयक ले आए और विधेयक में क्या कहा कि हम सुधार करने जा रहे हैं। क्या सुधार कर रहे हैं आप जितने भी केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज में आप आईपीएस को डेपुटेशन पे लाके ऊपर से बैठाना चाहते हो। पूरे जीवन की जो उनकी मेहनत है, त्याग है, तपस्या है, जो अनुभव है विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाला, उन अनुभवी अधिकारियों का पूरी तरह से आप उपेक्षा कर रहे हैं, मनोबल तोड़ रहे हैं। हमसे लोग मिले 23 मई 2025 के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर। 13,000 क्लास 1 के ऑफिसर हैं केंद्रीय फोर्सेस में, 10 लाख से ज्यादा हमारे जवान हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जवानों को अपनी सुविधाओं के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। जहां हम इस फैसले की चर्चा कर रहे हैं, वहीं जनवरी 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय को एक फैसला देना पड़ा और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि पूरे के पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, केंद्रीय आर्म फोर्सेस जो हैं, इनको ओल्ड पेंशन ओपीएस मिलनी चाहिए। सरकार बजाय इसके कि ओपीएस दे, सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील में चली गई। अब सर्वोच्च न्यायालय से भी अगर ये जीतेंगे तो रिव्यू में जाइएगा, रिव्यू से भी जीत जाएंगे तो फिर से एक बिल ले आइएगा।
हमने मान लिया कि आपका बहुमत है, लेकिन ये बहुमत देश की सेना का, देश के हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, केंद्रीय आर्म रिजर्व फोर्सेस हैं, उनका मनोबल गिराने के लिए बहुमत आपका काम कर रहा है। सभापति जी, सदैव नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए हमारे रक्षा मंत्रालय के जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की, तो अब क्या कर दिया आपने? हालांकि रक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। आपने हमारे रक्षा मंत्रालय के सैनिकों को पेंशन न देनी पड़े तो उसके लिए अग्निवीर की टेम्परेरी नौकरी ले आए। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है सरकार? इस सरकार की जो नीयत है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। आखिर हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीटी, एसएसबी के जो हमारे लाखों जवान हैं, उन जवानों के मनोबल को क्यों गिरा रहे हो? क्या रखा है आईपीएस की सेंट्रलाइज ताकत देने में? क्या रखा है कि केवल गृह मंत्रालय ताकतवर हो जाए, बाकी देश के किसी मंत्रालय की ताकत बढ़े या घटे इस बात से कोई मतलब नहीं है सरकार को। इसलिए मैं इस मौके पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ये बिल जो आया है, ये बिल देश के सशस्त्र सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के लिए आया है। और मैं गृह मंत्री जी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बात जो कह रहा हूं रिकॉर्ड में रहेगी हमेशा। ये जो कुछ भी आप लोग कानून बना रहे हो, चाहे इस बिल के माध्यम से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के मनोबल को गिरा रहे हो, उनके पदों को घटा रहे हो, 13-13 साल, 15-15 साल हो जा रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। जितनी अवधि में आईपीएस लोगों को 3 से 4 प्रमोशन मिल रहे हैं, उतनी अवधि में हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों को 25-25 साल तक एक पदों पर पड़े हैं, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और उसको कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए जब हमारे सैनिक साथी, जब हमारे पुलिस के बल के लोग, केंद्रीय पुलिस बल के लोग न्यायालय से जीत जाते तो आप कानून ले आते हो। उसके बाद राजा साहब आप बहुत तारीफ कर रहे हो, मैं समझता हूं पूरा देश का अर्धसैनिक बल इस बात को देख रहा है, पूरे देश की हर सीमा पे देख रहे हैं लोग, जो हमारे देश की 13,000 किलोमीटर की जो सीमा है उसको देख रहे हैं, नक्सलवाद के उस इलाके के में बैठे हमारे सैनिक देख रहे हैं। और वो इस बात को भी देख रहे हैं कि कौन कौन सांसद खड़े होके जब हमारा गला काटा जा रहा था तो उस गले काटने में तालियां बजाने का काम कर रहे थे, और कौन ऐसे साथी थे जो कम से कम कुछ कर पाए न कर पाए, संख्या की दृष्टि से भले ही हम कमजोर बने रहे, लेकिन हमारी पार्टी और हमारा विपक्ष पूरी तरह से हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हुए, अपने जवानों के साथ खड़े हुए। इन्हें सभापति जी, मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा, उस दिन गृह मंत्री जी की मौजूदगी में भी कहा था, आज फिर इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं, जो भी हमारे सैनिक सीमा पर शहीद हो, नक्सल से लेके अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होते हैं तो उन सैनिकों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आप सोचिए, पुलवामा पे हमला हुआ, 19 का चुनाव चल रहा था, घड़ियालू आंसू बहा रहे थे पूरे सत्ता पक्ष के लोग, घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। और उस घटना के बाद, सैनिकों की शहादत के बाद, बता दो एक भी आपने किसी सैनिक की कोई भी चीजों को बढ़ाने का काम किया हो? अगर टाइम कम हो जाएगा तो हमारे पीछे वाले साथी हमारे लिए टाइम छोड़ देंगे, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सभापति जी सत्ता पक्ष वालों से पूछ रहे हैं कितना देर बोलना है। एक बार कृपा करके विपक्ष वालों से भी पूछ लिया करिए, जिससे आपके प्रति भी सम्मान बढ़े विपक्ष के लोगों के बीच में। धर्मेंद्र जी बहुत वरिष्ठ हैं जी, धर्मेंद्र जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, अभी तक तो मैंने टोका नहीं ये बात। अरे ये बात आपने, वो कान में सूचना जा रही थी क्या मैंने उस पर मैंने सभापति जी, अब ये टाइम तो मैं आप ही के कोटे में डालूंगा, पार्टी कोटे में नहीं। इसलिए सभापति जी, जैसे पुलवामा की घटना हुई, दंतेवाड़ा की हुई, और ऐसी एक घटना नहीं, चूंकि आप समय कम देंगे, नहीं घटना दर घटनाओं का व्यापक हमारे पास पूरा डिटेल है कि कैसे कैसे हमारे सैनिकों ने शहादत दी है। उन शहादत वाले सैनिकों को अगर हम फोर्स वाइज बात करेंगे सभापति जी, तो सीआरपीएफ के अब तक 2200 से ज्यादा जवान और उनके अधिकारियों ने शहादत दे दी है। बीएसएफ के 1900 से ज्यादा जवान और उनके अधिकारियों ने शहादत दी। आईटीबीपी के 600 से ज्यादा जवान, उनके अधिकारियों ने शहादत दी। एसएसबी के और सीआईएसएफ के सैकड़ों जवानों ने शहादत दी। हमारे संसद भवन की रक्षा करने में शहादत दी, हमारे देश की सीमा की शहादत दी। लेकिन उस शहादत देने वालों को आखिर क्या दे रहे हो? उनके परिवार के लोग, हम में से अधिकांश लोग जाते हैं जब कोई सैनिक खत्म होता है, जब जाते हैं, सदैव नेताजी का बनाया हुआ कानून था कि हर सैनिक की डेड बॉडी सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ गांव के अंदर उसके पैतृक स्थान पर उसकी अंत्येष्टि होती है। जहां हम लोग जाते हैं, परिवारों के लोग
चिपक के रोते हैं और कहते हैं कि कम से कम हमारे परिवार का जवान शहीद हुआ है, इसको एक शहीद का दर्जा दे दो। वो शहीद का भी दर्जा देने में आपकी सरकार कंजूसी पे कंजूसी, छोटा मन से छोटा मन करते चले जा रहे हैं। और वहीं किसी अगर उद्योगपति को जरा भी सुविधा चाहिए है तो आपकी भी तो है। 16.5 लाख करोड़ आपने माफ कर दिए, लेकिन हमारे सैनिकों की शहादत के सम्मान के लिए आपके पास फंड नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हारिर मीना जी ने, कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा है, मैं उनके साथ अपने को जोड़ते हुए कह रहा हूं, इस बिल पर बहुत गंभीर चिंतन मंथन होना चाहिए। जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने पैरामिलिट्री के हमारे अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनकी राय मशवरा आनी चाहिए और इस बिल को जेपीसी में जाना चाहिए। साथ ही साथ एक आधा मिनट लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, साथ ही साथ इस बिल को जेपीसी में भेज के इसको व्यापक चर्चा का मौका दीजिए। हमारे सैनिकों की सुनिए, हमारे पुलिस के जवानों की सुनिए, उनके अधिकारियों की सुनिए। और दो काम जो मैं अपनी पार्टी और माननीय अखिलेश जी की ओर से मांग करता हूं, सरकार के लोगों, अगर जरा भी संवेदनशीलता है, जरा भी सैनिकों के शहादत के लिए आपकी आंखों में आंसू हैं, तो कम से कम 2 फैसले ले लो, लोग याद करेंगे आपको। 2 फैसले ले लो, मेरा सुझाव है। एक फैसला ले लीजिए, चाहे वो हमारे फौज का सैनिक शहीद हो, चाहे हमारे केंद्रीय आर्म पुलिस का नौजवान शहीद हो, सुरक्षा उसका, आप उसको हर हाल में शहीद को शहीद का दर्जा दीजिए। धन्यवाद। दूसरा एक लास्ट सुझाव सभापति जी, कि हर हाल में जिस तरह से हमारे फौज के स्थायी जवानों के लिए ओपीएस लागू है, उस ओपीएस को कृपा करके हमारे इन केंद्रीय आर्म सुरक्षा बलों को भी ओपीएस दे दो। न्यायालय का निर्देश है, न्यायालय के निर्देश के बाद भी अगर आप नहीं करते हो तो ईश्वरी मालिक है। इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, अपने सभी शहीद सैनिकों को एक बार श्रद्धांजलि देते हुए, उनको सलामी देते हुए, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान की जो उन्होंने देश के लिए दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और अपील करता हूं, इसको जेपीसी में भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।